ये काफ़ी सब्जेक्टिव और बहुत ही पर्सनल बात है, क्योंकि अगर कोई एक इंसिडेंट एक पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उसके लाइफ में लाया हो, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो किसी और के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट रहा हो। सपोज़ कि कोई एक पर्टिकुलर इंसिडेंट है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपने जो रिएक्शन दिया, आपके दोस्त ने या आपके सिबलिंग ने या कज़न ने, किसी और ने वो सेम रिएक्शन दिया मगर उसका डिग्री कम था। जो रिएक्शंस होता है, इट नाउ अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द परसेप्शन। तो मैंने प्रीवियस चैप्टर में बताया है, मीटिंग लाइफ चैलेंजेस वाला जो चैप्टर है उसमें मैंने बताया है कि जो भी हमें स्ट्रेस पहुंचाता है, जो कोई भी टॉपिक, सिचुएशन, इवेंट कुछ भी है, उसका बेसिकली जो मेन चीज़ होता है वो है परसेप्शन। मैं जैसा उस इवेंट को परसीव करूँगी, मेरे लिए वो उतना स्ट्रेसफुल होगा। अगर मैं कहूँगी कि ये तो बहुत स्ट्रेसफुल है, एकदम एकदम परेशानी वाली बात है, तो जाहिर सी बात है मेरे को स्ट्रेस ज़्यादा आएगा। और अगर मैं कहूँगी कि ओ इट्स नथिंग, आई कैन जस्ट टॉलरेट, के नथिंग विल हैपन, आई कैन मैनेज, अगर मैं ऐसा खुद से कहूँगी तो डेफिनेटली मेरे को कम स्ट्रेस आएगा। तो एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन परसेप्शन, ये बात हमें समझनी है। इसी के लिए हम हर एक के लाइफ में ऐसा सिचुएशंस आता है जब हमें कोई मेजर प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, और ये एंटायरली डिपेंड करता है उस पर्सन पे कि उसने क्या रिएक्शन दिया। कुछ होते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन देते हैं, उस सिचुएशन को चैलेंज की तरह देखते हैं, और उसका आउटकम भी उन्हें कई हद तक पॉजिटिव रिजल्ट्स भी देता है। भले ही सिचुएशन जो है वो नेगेटिव हो, लेकिन आउटकम जो है वो पॉजिटिव होता है, वो उससे कुछ सीख करके आते हैं उस सिचुएशन से। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो एकदम एक्सट्रीम रिएक्शंस देते हैं, पहले से ही हार मान लेते हैं, और ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, ये सारे रिएक्शंस उनके दिमाग में बैठ जाता है, और ये धीरे धीरे कुछ डिसऑर्डर्स में तब्दील हो जाता है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अचानक से वो शो अप करे, ये कुछ साल बाद, कुछ दिनों बाद ही जो है देखने को मिलता है। तो ये जब चैप्टर मैं आप सबको पढ़ा रही हूँ, मैं आपको बता दूँ कि जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी हमें नहीं सोचना है कि ये डिसऑर्डर जो है ये कहीं मेरे अंदर है या कहीं मेरे दोस्त के अंदर है या किसी और के अंदर। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते। सिर्फ बुक पढ़ के या डेफिनेशन लर्न करके हम ऐसा कभी भी नहीं कह सकते कि एक पर्सन के अंदर जो है ये डिसऑर्डर है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए है। जो डिसऑर्डर्स को आइडेंटिफाई करते हैं और रियली जिन लोगों में डिसऑर्डर्स होता है, वो सिर्फ ट्रेंड एक्सपर्ट्स ही बता सकते हैं, ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट ही बता सकते हैं। तो अगर आप में एक या दो ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, डोंट स्टार्ट टू थिंक कि यू आर हैविंग दैट काइंड ऑफ अ डिसऑर्डर। ओके, सो लेट्स मूव ऑन नाउ। जितनी भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, हम देखते हैं कि ये डिसऑर्डर्स जो है कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलता है एक पर्सन के नॉर्मल बिहेवियर से। मतलब सपोज अ पर्सन, ही और शी, दे एक्ट नॉर्मली, लेकिन कोई दूसरा पर्सन है हु सीम्स डिफरेंट, मतलब उसकी हरकतों से हमें लगता है जैसे कि वो अलग टाइप का है। वो अलग क्या चीज़ है? वो अलग इसलिए है क्योंकि वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में अडेप्ट नहीं कर पाता, एंड दैट इज़ द रीज़न कि उसके अंदर जो है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर डेवलप कर चुका है। इट हैपन्स ड्यू टू द फेलियर्स ऑफ एडेप्टेशन. Now, what is adaptation? Adaptation is a person's ability to modify behavior in response to changing environmental requirements. मतलब जैसा environmental situation होगा, हम वैसे अपने आप को जब चेंज करते हैं अपना बिहेवियर। सपोज आप समझ लें कि आप किसी गैदरिंग में बैठे हैं एंड अ पर्सन हु इज़ ऑफ हायर पोजिशन और हायर रैंक जब वो वॉक इन करते हैं, तो हमारा एक कत्सी बनता है कि हम उन्हें ग्रीट करें। वी शुड स्टैंड एंड ग्रीट। तो ये सारी बातें हम सभी को समझ आती हैं, जो भी नॉर्मल पर्सनैलिटीज है सबको समझ आता है। लेकिन अगर कोई ना समझ सके, उस सिचुएशन में अडेप्ट ना कर सके, इसका मतलब ये नहीं कि उसे इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट की बात नहीं है। जो ये सिचुएशन में ही समझ के भी वो अपना बिहेवियर ना दिखा पाए, वो उस सिचुएशन में अडेप्ट ना कर सके, उसमें जनरली कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हैं। तो
मैल अडेप्टिव क्या होता है? मैल अडेप्टिव वो बिहेवियर जो कि मॉडिफाइड नहीं किया जा सकता. And abnormal psychology is the branch of psychology which focuses on the maladaptive behavior. And what are its causes, consequences, उसके treatment क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं हम abnormal psychology में पढ़ते हैं. तो इस adaptation के बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि behavior को जो adapt नहीं कर पाता उसके अंदर ही बेसिकली हम देखते हैं कि वही ही जो कॉमन फीचर है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का वो देखने को मिलता है. मतलब जितने भी तरह तरह के डिसऑर्डर्स हैं उसमें बेसिकली यही चीज़ है कि वो अडेप्ट नहीं कर पाते चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स को. उनका बिहेवियर जो है रिस्पॉन्स में सही नहीं आता, तो वो मैल अडेप्टिव हो जाता है. नाउ एबनॉर्मैलिटी और ये जो डिसऑर्डर है बेसिकली इसको एबनॉर्मैलिटीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं दे रखा है. हम ऐसा नहीं कह सकते कि जब सिचुएशन में ऐसा होता है तो उसे ये प्रॉब्लम है या वो एबनॉर्मल है, ऐसा नहीं कह सकते. लेकिन कुछ कॉमन फीचर्स जो हमें सभी डेफिनेशंस ऑफ एबनॉर्मैलिटी में दिखता है उसका मेन जो है वो है 4Ds. 4D, द लेटर D. ना साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को हम 4Ds में ऐसे याद करते हैं कि पहला इट इज़ डेविएंट. डेविएंट का मतलब डिफरेंट, एक्सट्रीम, अनयूजुअल, इवन, बिजार. डिफरेंट मतलब अलग, एक्सट्रीम मतलब बहुत ही अलग टाइप का, एक्सट्रीम है, अनयूजुअल है मतलब आमतौर पर ऐसा नहीं होता, बिजार है, स्ट्रेंज है. सेकेंड इज डिस्ट्रेसिंग. इट इज़ नॉट एट ऑल प्लीजिंग, इट इज़ वेरी अनप्लेजेंट, इट इज़ वेरी अपसेटिंग. थर्ड इज डिसफंक्शनल. It interferes with the person's ability to carry out daily activities in a constructive way. Dysfunctional इसलिए क्योंकि एक पर्सन के एबिलिटी में इंटरफेयर करता है कि वो अपने एकदम डेली लाइफ का काम जो है वो अच्छी तरह से नहीं कर पाता उस एक ही डिसफंक्शनल बिहेवियर के वजह से, जो कि है अभी वो उसके नॉर्मल लाइफ में हैम्पर करना शुरू कर दिया है. फोर्थ एंड द लास्ट वन इज डेंजरस. द बिहेवियर्स आर यूजुअली डेंजरस to the person and to the surrounding in which he or she stays. मतलब दूसरे लोग भी हो सकते हैं, वो उसका environment हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो जैसा कि हमने समझा कि एबनॉर्मैलिटी के कई तरह तरह के डेफिनेशंस हो सकते हैं, लेकिन जो कॉमन फीचर्स है एबनॉर्मल बिहेवियर का वो है ये 4D. कि एबनॉर्मल बिहेवियर जो है वो डेविएंट होता है, अलग होता है, स्ट्रेंज होता है, एकदम बिजार होता है, अनयूजुअल होता है और एक्सट्रीम होता है. इंपॉर्टेंट है ये, एक्सट्रीम होता है. It is distressing, it is dysfunctional and it is dangerous. So abnormal is something which is away from the normal and it clearly states that it is a deviation from the defined norms or standards. कुछ defined norms और standards जो होते हैं मतलब normal जो concept है हमारा normal functioning जो है वो उससे अलग होता है. लोग abnormally इसी के लिए बोलते हैं कि abnormal है, which is not normal. Now the two approaches to distinguish between normal and abnormal behavior बताता है कि abnormal और normal behavior को distinguish करने के लिए दो approaches बताए गए हैं. पहला है कि deviation from social norms, दूसरा है कि a behavior something which is viewed as maladaptive. डिविएशन फ्रॉम सोशल नॉर्म्स का मतलब ये है कि जो भी बिहेवियर होता है वो सोशल एक्सपेक्टेशन या सोशल नॉर्म्स के मुताबिक नहीं होता. वो पर्सन का बिहेवियर जो है वो बिल्कुल भी सोशली एक्सपेक्टेड बिहेवियर नहीं है. जैसा कि हम सब एक्सपेक्ट करते हैं उसका बिहेवियर उससे कुछ ऑपोजिट ही होता है, कुछ अलग ही होता है. तो नॉर्म्स जो है ये एक सोसाइटी के अंदर में हर एक सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स होते हैं जो कि उनके स्टेटेड या अनस्टेटेड रूल्स फॉर प्रॉपर कंडक्ट है. मतलब हर एक चीज़ को कैसे करना चाहिए, हर एक सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना चाहिए, कब कब क्या बोलना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, ये आइदर स्टेटेड है या अनस्टेटेड है. मतलब किसी को पता नहीं कि ऐसा किसने कहा है मगर हम करते आ रहे हैं. दैट इज़ नोन एज नॉर्म्स क्योंकि हम सभी उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं. तो हर एक सोसाइटी के कुछ ना कुछ नॉर्म्स होते हैं और अगर पर्सन उसके अकॉर्डिंग बिहेव ना करे तो उसे हम कह देते हैं एबनॉर्मल. ये एक अप्रोच है बस एबनॉर्मल और नॉर्मल बिहेवियर को डिस्टिंग्विश करने का. तो ये पुराना भी है मगर ये अप्रोच है तो हमें पढ़ना पड़ रहा है. वी नीड टू स्टडी बिकॉज इट हैज़ बीन गिवन and it is important as well. So
दे हैव डिफाइंड अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच दैट डिविएशन फ्रॉम सोशल नॉर्म्स, उन्होंने कहा कि एबनॉर्मल बिहेवियर वो होता है जबकि बिहेवियर, थॉट्स और इमोशंस आपके जो हैं वो सोसाइटल नॉर्म्स को तोड़ देते हैं। एंड नॉर्म्स ग्रो फ्रॉम सोसाइटीज कल्चर। हमारा कल्चर क्या है? हमारा कल्चर जो है वो हम अपना कल्चर हिस्ट्री में देखते हैं, आर्ट फॉर्म्स में कल्चर देखते हैं, लैंग्वेज में कल्चर देखते हैं। सो द नॉर्म्स दे ग्रो फ्रॉम कल्चर ओनली। आपका कल्चर जैसा होगा आपके नॉर्म्स भी वैसे होंगे। सपोज एक कल्चर में असर्टिवनेस और कॉम्पिटिटिवनेस को महत्व दिया जाता है, तो जब वो पर्सन किसी जगह में कुछ चीज़ को अपोज करेगा, अपना ओपिनियन रखने की कोशिश करेगा, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज समथिंग विच इज़ डिविएटेड फ्रॉम अ सोशल नॉर्म्स। लेकिन दूसरी साइड में जो लोग ऐसा करने से, जो जिस कल्चर में हमेशा से कोऑपरेटिवनेस और फ्रेंडलीनेस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, अगर आप वहाँ पे ऐसा करते हो देन यू विल बी सीन विद डिफरेंट पर्सपेक्टिव। मतलब लोग आपको एक अलग नज़र से देखेंगे, सोचेंगे कि ये तो कुछ अलग चीज़ कर रहा है। तो इसी के लिए कल्चर से ही जो है नॉर्म्स ग्रो होता है। अगर कोई नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ना बिहेव करे तो उसे एबनॉर्मल कह देते हैं, डिविएशन फ्रॉम सोशल नॉर्म्स के अंडर में। The second approach to distinguish between normal and abnormal behavior says कि behavior is when behavior is viewed as maladaptive. Now, social acceptance hardly matters, but whether it fosters the well-being of the individual or group. सोशल एक्सेप्टेंस को, जैसा कि हमने प्रीवियस अप्रोच में समझा कि प्रीवियस अप्रोच में जो है सोशल एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लोग कहते हैं कि ये एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग है तो आप नॉर्मल हैं, अगर नहीं है तो यू आर एबनॉर्मल। मैल अडेप्टिव में कहा कि सोसाइटी का एक्सेप्टेंस से कोई मतलब नहीं है, हमें देखना है कि बिहेवियर जो है वो इंडिविजुअल और उसके ग्रुप के लिए वेलबींग लाता है या नहीं। अब वेलबींग क्या है? वेलबींग इज नॉट मियरली द मेंटेनेंस एंड सर्वाइवल, इट ऑल्सो इंक्लूड्स ग्रोथ एंड फुलफिलमेंट विच इज द एक्चुअलाइजेशन ऑफ द पोटेंशियल। तो भले ही वो सोसाइटी उस बिहेवियर को एक्सेप्ट करे या ना करे, अगर नहीं कर रहा है सोसाइटी एक्सेप्ट, तो उसे अचानक से हम मैल अडेप्टिव नहीं कहेंगे, आई मीन उसे एबनॉर्मल नहीं कहेंगे मैल अडेप्टिव अप्रोच के अंडर में, अगर वो उस इंसान के लिए और उसके ग्रुप के लिए वेलबींग लाए। सपोज कि कंफॉर्मिंग बिहेवियर में बी एबनॉर्मल इफ इट इंटरफेयर्स विद ऑप्टिमल ग्रोथ एंड फंक्शनिंग। इस अप्रोच के अंडर में बताया गया, जैसे कि हमें क्लासरूम्स में कहा जाता है कि आप चुपचाप से बैठ करके अपनी पढ़ाई करें, तो अगर वो बच्चे को मन में सवाल है और वो अपने बाकियों को देख के, बाकियों से सीख के वो चुप रह जाएगा, तो उसमें तो उसका डेवलपमेंट, उसका ग्रोथ, उसके डाउट्स, उसके मन में जो डाउट्स हैं वो तो डाउट्स ही रह जाएंगे, वो उसे कभी क्लियर नहीं कर पाएगा टीचर से। तो ये क्या हो रहा है कि उसके ऑप्टिमल ग्रोथ और फंक्शनिंग में इंटरफेयर कर रहा है। सो दिस इज समथिंग विच कैन बी viewed as maladaptive and it is not causing any well-being of the child or any well-being of anyone, like वो अगर वैसा नहीं कर रहा है तो उससे इंटरफेयर हो जा रहा है ऑप्टिमल ग्रोथ एंड फंक्शनिंग, तो इसे जो है हम एबनॉर्मल कह देंगे, एबनॉर्मल बिहेवियर। तो कुछ सारे जो स्टिग्मास अटैच्ड हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को लेके, कि लोग डरते हैं उसके बारे में बात करने के लिए, इग्नोर करते हैं, और जिन्हें पता है वो तो सुपरस्टिशन, झाड़ फूंक एंड ये सब चीज़ों का हेल्प लेते हैं, बजाय उसका रियल साइंटिफिक लॉजिकल रीज़न जानने के बजाय ये सब चीज़ें होती हैं। तो स्टिग्मा जो है अटैच्ड है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के साथ, ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि रियलिटी जो है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की वो ये है कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, एबनॉर्मेलिटीज़, ये भी बाकी सारे जो भी जितने भी इलनेसेस हैं, जितने भी डिजीज़ेस हैं, ये भी उन्हीं के तरह ही है। एक जैसे बाकी सारे डिजीज़ेस में से कोई ना कोई प्रॉब्लम्स रहती हैं, वैसे ही साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में भी हम देखते हैं कि देयर इज़ अ फेलियर इन अडेप्टेशन। Theories to explain psychological disorders through the ages, historical background। तो आइए देखते हैं कि ये historical background जो है psychological disorder को समझने का वो क्या है। बहुत पहले there were operations of they believed in the operation of supernatural or magical forces। इसका मतलब ये कि
बहुत पहले लोग बिलीव करते थे कि जिनका भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता था, उन्हें लगता था कि ये कोई भूत प्रेत या किसी डेविल शैतान इसका काम है, और उस चीज़ को वो दूर करने के लिए एक्सर्सिज्म करते थे. यू माइट हैव वॉच्ड इन मेनी ऑफ द हॉरर फिल्म्स व्हाट एक्सर्सिज्म इज़. वहाँ पर कुछ प्रीस्ट को बुलाया जाता है, और प्रीस्ट हो या जो भी हो, किसी भी रिलीजन के जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं उन्हें बुलाया जाता है, और वो ऐसा मानते हैं कि वो उस पर्सन के बॉडी से उस इविल स्पिरिट को निकालते हैं ताकि वो नॉर्मल बिहेव करे, वो एबनॉर्मल जैसे ना हो. और इसी चीज़ के लिए भी जो है शमन या मेडिसिन मैन जिन्हें हम कहते हैं उन्हें बुलाया जाता है, क्योंकि पहले ज़माने वाले लोग ऐसा समझते थे कि जो शमन्स होते हैं वो स्पिरिट्स के साथ बातें कर सकते हैं, वो उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, और वो बता सकते हैं कि वो किस चीज़ के वजह से वो नाराज़ हैं और किस चीज़ के वजह से वो उस इंसान के शरीर में है, उसे नुकसान क्यों पहुंचा रहे हैं, और वो रीज़न जानते थे और उसे भगा देते थे. ये सब फालतू की बातें हैं, पता नहीं कितने हद तक ये सही है, लेकिन ऐसा ही हुआ करता था. जब भी कोई एबनॉर्मल बिहेव करता था जिसके अंदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर आ जाते थे, तो उसको ऐसा किया जाता था. सो जस्ट इमेजिन हाउ पैथेटिक इट वॉज इन द अर्लियर टाइम्स. एंड देर आर पीपल जो कि आज के ज़माने में भी इन सारी चीज़ों पर यकीन करते हैं. तो ये था सुपरनैचुरल मैजिकल फोर्सेस का बात. दूसरा अप्रोच है कि बायोलॉजिकल और ऑर्गेनिक अप्रोच. इसमें उन्होंने लोगों ने बताया कि जो भी स्टडी कर रहे थे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को, द थियोरिस्ट एंड ऑल, दे सेड कि जब हमारा बॉडी एंड आवर ब्रेन्स दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, दिस विल लीड टू साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर. इस बात का जो है मॉडर्न एरा में भी एविडेंसेस है इसे प्रूव करने के लिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सही में कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस का जो है कुछ डिफेक्टिव अगर वर्क चल रहा है, उसको अगर हम करेक्ट करते हैं तो बाकी जो डिसऑर्डर था उसमें थोड़ा बहुत इम्प्रूव आता है. तो ऐसा है कि अगर बॉडीज़ और ब्रेन्स प्रॉपरली कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं तब कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है, लेकिन एंटायरली हम इस पे रिलाई नहीं कर सकते, बिकॉज साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का एंटायरली जो कॉज है वो बायोलॉजिकल में नहीं हो सकता. तीसरा है साइकोलॉजिकल अप्रोच. साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल अप्रोच के अंडर में उन्होंने बताया कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है, दिस इज कॉज्ड बाय द इनएडिक्वेसीज इन द वे वन थिंक्स, फील्स और परसीव्स द वर्ल्ड. मतलब कि कुछ खामियां रह गई हैं उनके समझने में, सोच में, या वो जिस तरह से दुनिया को देखते हैं, समझते हैं, परखते हैं, उस चीज़ में जो है कोई ना कोई खामी रह गई है, कोई ना कोई कमी रह गई है. इस चीज़ की वजह से वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं और धीरे धीरे वो जो है वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में तब्दील हो गया. तो ये सारी तीन जो अप्रोचेस हैं, इन्हें बार बार हम देखते हैं हिस्ट्री में आते हुए. इन्हीं के अंडर में लोग बहुत सारी थियरीज देते हैं. तो एंशियंट वेस्टर्न वर्ल्ड्स में एक ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच दिया एंशियंट वेस्टर्न वर्ल्ड में. इट वॉज गिवन बाय द फिलोसोफर फिजिशियंस ऑफ एंशियंट ग्रीस, द वेरी फेमस, दे आर वेरी फेमस, हिपोक्रेटिस, सोक्रेटिस एंड प्लेटो. इन्होंने बताया कि जो डिस्टर्ब्ड बिहेवियर जो है, डिस्टर्ब्ड बिहेवियर, द मैलअडैप्टिव बिहेवियर अंडर द एबनॉर्मल और एबनॉर्मैलिटीज caused by the psychological disorder, they arise out of conflicts between emotion and reason. Organismic approach में ancient western world में ये बहुत ही ज़्यादा prevalent था. Philosopher physicians of ancient Greece, Hippocrates, Socrates and Plato, उन्होंने बताया कि जो disturbed behavior है उसका reason है कि हमारे मन के अंदर जो conflict है किस चीज़ को लेकर, इमोशन एंड रीज़न को लेकर. इमोशन है हाउ वी फील एंड रीज़न इज व्हाट वी शुड फील, आई मीन द करेक्ट थिंग दैट वी शुड फील. रीज़न वो है कि क्यों हम ऐसा फील कर रहे हैं. इमोशन इज आवर हार्ट एंड रीज़न इज आवर हेड. तो जब ये दोनों चीज़ें एक साथ कोऑपरेट नहीं कर पाते, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते, तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के अंडर में आपके मैलअडैप्टिव बिहेवियर्स होने लगते हैं. नेक्स्ट इज द 4 ह्यूमर्स बाय गैलन. गैलन ने बताया कि जो मटेरियल वर्ल्ड है, इट इज मेड अप ऑफ 4 एलिमेंट्स, दैट इज अर्थ, एयर, फायर एंड वाटर. तो ठीक इसी तरह हमारे बॉडी के जो फ्लूइड्स हैं, मेन फ्लूइड्स, जो कि ब्लड,
ब्लैक बाइल, येलो बाइल एंड फ्लेम, ये भी इसी ही फ्लूइड्स इसी ही एलिमेंट से बने हैं। हर एक ह्यूमर जो है वो हर एक फ्लूइड जो है इट डिटरमाइंस अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ टेम्परामेंट। तो जो बॉडी फ्लूइड्स में इम्बैलेंस हो जाता है ये डिसऑर्डर में तब्दील हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि मिडिल एजेस में वापस से डिमोनोलॉजी और सुपरस्टिशन का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। वो विच हंट्स करवाते हैं, क्योंकि जिन्हें जो भी पेशेंट्स होते हैं, जो भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से जूझ रहे होते हैं, वो उन्हें इविल्स कहते हैं, मतलब शैतान कहते हैं, और उनका विच हंट कराते हैं, उनका भूत भगाते हैं उनके शरीर से। तो अर्ली पीरियड्स जो है मिडिल एजेस का, हम उसमें देखते हैं कि सेंट ऑगस्टीन, ये ही वॉज परहैप्स अ बिशप and of course a philosopher and writer who wrote extensively about feelings, mental anguish and conflict। तो उस दौर में सेंट ऑगस्टीन ने लिखा था इन सारी चीज़ों के बारे में, जो कि हमारे मॉडर्न साइकोडायनेमिक थ्योरीज का ग्राउंड वर्क बनता है। नेक्स्ट आता है रेनेसां पीरियड। रेनेसां पीरियड में जो है ह्यूमैनिज्म और क्यूरियोसिटी अबाउट बिहेवियर बढ़ जाता है। जोहान वेयर जो हैं पर्सन, वो बताते हैं कि साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट और डिस्टर्ब्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ही वो कॉज है जो कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में तब्दील हो जाता है। वो ऐसा भी कहते हैं कि जो विचेस है, आप जिन्हें विचेस कह रहे हो, जिन्हें आप कह रहे हो दे आर पोजेस्ड पीपल, उन्हें आप झाड़ फूंक नहीं बल्कि उन्हें मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं, दे रिक्वायर मेडिकल एड, उन्हें डॉक्टर्स की ज़रूरत है, ऐसे झाड़ फूंक की ज़रूरत नहीं है। हु सेज दिस इज सेड बाय जोहान वेयर। दूसरा आता है द लास्ट वन विच इज़ द एज ऑफ रीज़न एंड एनलाइटनमेंट। तो 17th और 18th सेंचुरी के दौरान जो है साइंटिफिक मेथड बढ़ जाता है, इट रिप्लेसेस द फेथ एंड डॉगमा। जो भी यहाँ वहाँ से कई सुनी बातें होती हैं, जो भी विश्वास होता है विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी लॉजिक, उन सारी चीज़ों को डन अवे विथ एंड रिफॉर्म मूवमेंट्स चालू किया जाता है। ऐसे पेशेंट्स जिन्हें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो रखता है उनके लिए ज़्यादा कंपैशन बढ़ता है, असाइलम्स तैयार किए जाते हैं, एंड देयर इज़ एन इंक्लिनेशन फॉर डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन जो है इट इज़ द एम्फेसिस ऑन प्रोवाइडिंग कम्युनिटी केयर फॉर रिकवर्ड मेंटली इल इंडिविजुअल्स। मतलब जो भी मेंटली इल इंडिविजुअल्स थे ऑलरेडी, जब वो रिकवर कर जाते हैं तो उन्हें कम्युनिटी केयर प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सभी बढ़ते हुए आता है। और फिर जो है अभी इट हैज़ प्रोग्रेस्ड एंड वी सी दैट इन द रिसेंट ईयर्स देर इज़ अ कन्वर्जेंस ऑफ द अप्रोचेस। जो भी हमने देखा कि प्रीवियसली जितने भी अप्रोचेस के बारे में हमने पढ़ा, रिसेंट ईयर्स में उनका कन्वर्जेंस किया गया और उसे एक नाम से जाना गया विच इज़ द इंटरैक्शनल अप्रोच। इसमें बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल अप्रोचेस को मिला के इन्हें ही जो है हम इसका इन तीनों अप्रोचेस का इस्तेमाल करके वी फाइंड द फैक्टर्स दैट कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस द आउटकम ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो ये तीनों रीजंस हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर डिसऑर्डर का बायोलॉजिकल कॉज क्या है, साइकोलॉजिकल कॉज क्या है, सोशल इन्फ्लुएंसेस क्या क्या हैं, तभी ही वी डिफाइन अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। सो दिस इज नोन बाय द नेम ऑफ इंटरैक्शनल अप्रोच। Now comes the topic of classification of psychological disorders. Now psychological disorders को classify किया जाता है, कुछ shade characteristics को हम लेते हैं जो कि psychologists, psychiatrists, social workers, ये सारे लोगों को काफ़ी मददगार साबित होता है, so that they can together they can work out for the cause and processes to improve the conditions. तो जो American Psychiatric Association है APA, it has published an official manual to describe and classify psychological disorders by the name of Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 4th edition, जिसे कि हम DSM-4 भी कहते हैं। तो इसमें जो है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को इवेलुएट किया जाता है 5 डायमेंशंस, 5 एक्सेस में, जैसा कि बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल। और इंडिया और बाकी सारे जगह में, ये तो अमेरिका का बात था, इंडिया और बाकी सारे जगह में हम फॉलो करते हैं इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस, द 10th वर्जन, विच इज़ नोन एज ICD-10 और ICD-10 क्लासिफिकेशन ऑफ behavioral and mental disorders. So it is prepared by WHO, which is the World Health Organization। और disorder का जो है डिस्क्रिप्शन ऑफ मेन सिम्टम्स दिया गया है, इसमें कुछ फीचर्स बताए गए हैं जैसे कि उसका डायग्नोस्टिक गाइडलाइंस क्या है, ये बातें भी प्रोवाइड की हुई हैं ICD-10 में।
Now the last topic for our video is the factors underlying abnormal behavior. तो इसमें हम कुछ factors देखेंगे कि क्या है, कि factors क्या है जो abnormal behavior को rise करवाता है. Number 1 is the biological factors. देर आर सम फॉल्टी जीन्स, कुछ जेनेटिक में ही कुछ प्रॉब्लम होता है, या फिर एंडोक्रिन इम्बैलेंसेस, मतलब आपके कुछ सिक्रीशंस जो है एंडोक्रिन ग्लैंड से वो सही ढंग से नहीं हो रहे हैं, या फिर आपका न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, या फिर देर मस्ट बी सम फिजिकल इंजरीज. ये सारी बात बताई गई है बायोलॉजिकल फैक्टर में कि तभी जो है आपका एबनॉर्मल बिहेवियर या डिसऑर्डर तब्दील हो गया. कोई भी बिहेवियर जो है वो डिसऑर्डर में तब्दील हो जाना बायोलॉजिकल फैक्टर्स के अंडर में यही सारे रीजंस हो सकते हैं. तो जो बायोलॉजिकल मॉडल है उसमें बताते हैं कि प्रॉब्लम जो है वो होता है कि आपका जो ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर वो प्रॉपरली नहीं हो पाता. सो जब एक नर्व से दूसरे नर्व में मैसेज जाता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन एंडिंग तक, there we see an electric impulse. When the electrical impulse reach the neuron's ending, न्यूरॉन के एंडिंग से एक केमिकल रिलीज होता है विच इज नोन बाय द नेम ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर. तो जब ये न्यूरोट्रांसमीटर ढंग से नहीं हो पाता तो मैसेज नहीं पहुंच पाता और इसके वजह से जो है डिसऑर्डर होता है. ऐसा बायोलॉजिकल मॉडल बताता है एबनॉर्मल बिहेवियर का रीजन. So, क्योंकि there has been few examples which we can see in our books. एंग्जाइटी डिसऑर्डर में हम देखते हैं कि लो एक्टिविटी ऑफ गामा एम्यूनोब्यूटेरिक एसिड जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है, उसके वजह से एंग्जाइटी डिसऑर्डर होते हैं. ठीक उसी तरह हायर एक्टिविटी ऑफ डोपामीन में स्किज़ोफ्रेनिया का प्रॉब्लम देखा गया है. लोअर एक्टिविटी ऑफ सेरोटोनिन में डिप्रेशन का प्रॉब्लम देखा गया है. तो ये था बायोलॉजिकल मॉडल जो कि बताता है कि ऐसा अगर हो रहा है तो एबनॉर्मल बिहेवियर हम देख रहे हैं और डिसऑर्डर का सिम्टम्स हम देख रहे हैं. तो जेनेटिक फैक्टर्स भी जो हैं वो बताते हैं, वो भी कुछ लिंक्ड हैं टू सम ऑफ द मूड डिसऑर्डर्स, स्किज़ोफ्रेनिया, मेंटल रिटार्डेशन. लेकिन जेनेटिक फैक्टर्स के अंडर में जैसा कि हम नाम से ही पता चल रहा है कि जीन्स की बात हो रही है, लेकिन अब तक ऐसा कोई जीन आइडेंटिफाई नहीं किया गया है जिससे कि आप समझ सकें कि इस पर्टिकुलर जीन के वजह से जो है ये पर्टिकुलर डिसऑर्डर डेवलप कर रहा है. आइदर वो कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स की वजह से होता है या इट कम्प्लीटली डिपेंड्स. तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि देर आर रीजन्स, जैसा कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर में, स्किज़ोफ्रेनिया में न्यूरोट्रांसमीटर का रोल है, बट बायोलॉजी अलोन के नॉट अकाउंट फॉर मोस्ट मेंटल डिसऑर्डर्स. उसके लिए दूसरे रीजंस भी होने चाहिए. सो वी कैन नॉट एंटायरली रिलाई अपॉन ऑल दीज बायोलॉजिकल फैक्टर्स. सेकेंड इज द साइकोलॉजिकल मॉडल्स. साइकोलॉजिकल मॉडल्स में बताता है कि जो साइकोलॉजिकल और इंटरपर्सनल फैक्टर्स हैं वो ही एबनॉर्मल बिहेवियर को राइज करते हैं. इन द सेंस कि कुछ आपके मन में कोई कन्फ्लिक्ट चल रहा होगा, या फिर इंटरपर्सनल फैक्टर्स मतलब कि आपके कम्युनिकेशन में, आपके इंटरेक्शन में लोगों के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम आई होगी बचपन के दौरान, तभी ही जो है ये सारी एबनॉर्मल बिहेवियर्स आपको लेटर लाइफ में देखने को मिलता है एंड यू सफ़र फ्रॉम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर. सो इट कुड बी मैटरनल डिप्रीवेशन, मतलब सेपरेशन फ्रॉम मदर, फॉल्टी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, मतलब पेरेंट का और चाइल्ड का रिलेशनशिप ढंग से नहीं रहा, मतलब कि आप ओवर प्रोटेक्टेड होते हैं या ओवर इन्वॉल्व रहते हैं बच्चों के मतलब डिसीजंस में, या बच्चे जो है वो ढंग से अपने पेरेंट्स का बात नहीं समझ पाते, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाता है. ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है. और मैल अडेप्टिव फैमिली स्ट्रक्चर, या फिर कोई बहुत बड़ा स्ट्रेस आपकी ज़िंदगी में हुआ हो किसी रीज़न की वजह से. नाउ द साइकोलॉजिकल मॉडल्स, इट इंक्लूड्स द साइकोडायनेमिक, बिहेवियरल, कॉग्निटिव एंड ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल मॉडल्स, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स भी कवर करते हैं साइकोलॉजिकल और इंटरपर्सनल फैक्टर्स को. तो जो पहला टॉपिक है साइकोडायनेमिक मॉडल, ये काफ़ी पुराना है और बहुत फेमस भी है. तो जैसा कि आपको नेम से ही पता चल रहा होगा, साइकोडायनेमिक, इट एम्फसाइजेस द रोल ऑफ अनकॉन्शियस फोर्सेस एंड इट सेज कि जो अनकॉन्शियस फोर्सेस है हमारे अनकॉन्शियस माइंड में, जो इड ईगो और सुपर ईगो है, इसके ही इंटरेक्शन की वजह से जो है हमारा बिहेवियर, थॉट्स और इमोशंस काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस होता है. और ये हमें सिगमंड फ्रॉइड ने बताया है. एंड ही सेज कि एबनॉर्मल बिहेवियर इज अ सिंबॉलिक एक्सप्रेशन ऑफ अनकॉन्शियस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स ट्रेस टू अर्ली चाइल्डहुड और इन्फेंसी.
साइकोडायनेमिक मॉडल के अंडर में सिगमंड फ्रॉइड ने बताया कि जो अनकॉन्शियस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स है, नोट द वर्ड अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस मतलब एड ईगो सुपर ईगो, जब इनका इंटरेक्शन हो रहा है इसके अंदर अगर कोई मेंटल कन्फ्लिक्ट है, अगर कन्फ्लिक्ट हो रहा है, इड कहता है कुछ और, ईगो कहता है कुछ और, सुपर ईगो कुछ और कहता है। सो जब इन तीनों के बीच कन्फ्लिक्ट्स होने लगेगा, इट इज़ अ सिम्बॉलिक एक्सप्रेशन विच इज़ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर। एबनॉर्मल बिहेवियर ही वो सिम्बॉलिक एक्सप्रेशन है जो कि हमें बताता है कि कुछ मेंटल कन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो भी हमारे अनकॉन्शियस माइंड में, ट्रेस टू अर्ली चाइल्डहुड और इन्फेंसी। बिहेवियरल मॉडल में हम देखते हैं कि जो एबनॉर्मल बिहेवियर है, ऑफ कोर्स बिहेवियर इज लर्नड इन ए मैल अडेप्टिव वे, क्योंकि वो सही ढंग से, वो सही अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स नहीं है और वो किसी का वेलबींग नहीं कर रहा, तो वो मैल अडेप्टिव बिहेवियर है जो कि बिहेव किया गया है, लर्न किया गया है। एंड द लर्निंग हैज़ बीन अकर्ड थ्रू क्लासिकल कंडीशनिंग, जिसमें कि हम शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम में 2 स्टिमुलस लेके आते हैं और उसके साथ रिएक्शन होता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग में इट इज़ फॉलोड बाय अ रिवॉर्ड, एंड सोशल लर्निंग में भी कॉपी और इमिटेट अदर्स। तो ये सारी ये 3 मेथड से जो है हम बिहेवियर लर्न करते हैं, और वो बिहेवियर जो है वो गलत है, और वो गलत बिहेवियर की वजह से हम कोई ना कोई एबनॉर्मल बिहेवियर सीख लेते हैं और एबनॉर्मल बिहेवियर की वजह से वो डिसऑर्डर बन जाता है। नाउ इज़ द कॉग्निटिव मॉडल। कॉग्निटिव मॉडल बताता है कि जो कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स हैं वो ही एबनॉर्मल फंक्शनिंग को कॉज कराते हैं, विच इज़ द इरेशनल, इनएक्यूरेट assumptions and attitude about things and life and the rest of the topics in your life। मतलब कि एक पर्सन जो है बहुत ही इलॉजिकल वे में, इरेशनल वे में सोचता है हर एक चीज़ को। कोई एक बात हो गई, उस एक बात को पकड़ के बैठ जाना और सारी चीज़ों का मतलब एक ही नेगेटिव कंक्लूजन निकालना। अगर कोई एक चीज़ गलत हो गया तो मतलब पूरी ज़िंदगी ही गलत हो जाएगी, ज़िंदगी में हर एक चीज़ गलत हो जाएंगी उससे रिलेटेड, ऐसा सोचना। फिर है ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल मॉडल। ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल मॉडल में जो ह्यूमनिस्ट वाले थ्योरिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि ह्यूमन बींग्स जो है वो एक नेचुरल टेंडेंसी के साथ बॉर्न होते हैं, उनके अंदर नेचुरल टेंडेंसी होता है लोगों के साथ फ्रेंडली होना, कोऑपरेटिव होना, और दे आर ड्रिवन टू सेल्फ एक्चुअलाइज। ये सारी जो नेचुरल बातें होती है, तो जब ये सब फुलफिल नहीं होता तब जो है इंसान को प्रॉब्लम होता है, एबनॉर्मल फंक्शनिंग हो जाती है। एग्जिस्टेंशियलिस्ट वाले थ्योरिस्ट ने बताया कि बर्थ से ही हमारे अंदर टोटल फ्रीडम है कि हम अपनी ज़िंदगी का एक मीनिंग बनाएं। वी गिव मीनिंग टू आवर एग्जिस्टेंस, वी गिव मीनिंग टू आवर लाइफ, और या फिर ऐसा कर सकते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी का मतलब ढूंढने में निकल सकते हैं या फिर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। वी कैन अवॉइड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी और वी कैन टेक अप दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब अवॉइड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है तभी ही एंड में इंसान जो है बहुत एम्प्टी, इनऑथेंटिक और डिसफंक्शनल लाइफ लीड करने लगता है। लाइकवाइज द सोशियो कल्चरल मॉडल सेज कि कुछ इंसिडेंट्स जैसे कोई वॉर, वायलेंस, या आपको कुछ प्रॉब्लम है आपके इकोनॉमिक, आपके अनएम्प्लॉयमेंट वाली बात को लेकर के आपको कोई प्रॉब्लम है, या आपको सोसाइटी से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये सारी बातें जो है मन में जा कर के बैठ जाती हैं और इसका इम्पैक्ट जो है लेटर लाइफ में देखा जाता है और ये जो है एबनॉर्मल फंक्शनिंग में लीड करता है, डिसऑर्डर बन जाता है। तो बिहेवियर इज शेप्ड बाय फैक्टर्स सच एज फैमिली स्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन, सोशल नेटवर्क, कंडीशन, लेबल, रोल्स। आपके फैमिली की स्ट्रक्चर, आपकी कम्युनिकेशन लोगों के साथ, आपका सराउंडिंग कैसा है, आपके सोशल नेटवर्क कैसे हैं, आपको कैसे लेबल्स किया जाता है, आपकी सोसाइटी में आपका क्या रोल है, आपको क्या रोल देते हैं लोग, ये सारी बातों से जो है बिहेवियर बनता है। और हमें इसी ही चीज़ का एक बैलेंस बनाना है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो हम खुद ही एबनॉर्मल फंक्शनिंग में चले जाते हैं। सपोज कि आपने कुछ when we read about the approach where abnormal psychology or abnormal behavior was termed as something which is deviated from social norm, तो वहाँ पर जब भी कोई पर्सन एक नॉर्म के अगेंस्ट कोई काम करता है, नॉर्म से हट के, इट इज़ नॉट इवन अगेंस्ट something which is not being done earlier, when a person does a thing like that, then that person is perceived to be abnormal. So when that thing is happening, they will use a term like you are crazy or something like that, and that person slowly starts to
literally acting like that, and he starts to think that he is good for nothing, he's a crazy person, and so and so, and that's how it leads to psychological disorders. So we need to strike a balance, we need to maintain a balance with what we are perceiving and what people expect from us, क्योंकि एंड में जो है हमारा परसेप्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा कभी कभी नहीं हो पाता स्ट्रेसफुल सिचुएशंस के दौरान। यूजुअली हम अपने आप पे, अपने थॉट्स पे भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। सो लास्ट वन इज़ द डायस्थेसिस स्ट्रेस मॉडल, विच इज़ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड वन। इट सेज कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो हैं वो डेवलप करते हैं जब एक डायस्थेसिस यहाँ पर एक बायोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशन टू द डिसऑर्डर को बताया गया है, मतलब ऑलरेडी कोई फैक्टर जो है वो मौजूद है बॉडी में जो कि आगे चल के डिसऑर्डर में बदल सकता है, वो जो है ऑलरेडी बॉडी में रहता है। इट डेवलप्स व्हेन द साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर डेवलप्स व्हेन अ डायस्थेसिस इज सेट ऑफ बाय अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन। इट इन्वॉल्व्स 3 स्टेजेस। पहला, द प्रेजेंस ऑफ डायस्थेसिस। डायस्थेसिस का मतलब है कि देर इज प्रेजेंस ऑफ सम बायोलॉजिकल एबरेशन और प्रॉब्लम, जो कि बायोलॉजिकल लेवल में आपके बॉडी में कोई चीज़ ऐसी प्रेजेंट है विच मे और मे नॉट बी इनहेरिटेड। दूसरा, देर इज द वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी किस चीज़ का? दैट द डायस्थेसिस मे कैरी अ वल्नरेबिलिटी टू डेवलप इनटू ए साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, which means that the person is at risk or already predisposed to the disorder. And third, or the last stage, is the pathogenic stressor. There is the presence of this pathogenic stressor or factor leading to psychopathology. मतलब कि और जब कोई पर्सन के अंदर में एक डायस्थेसिस होता है, उसके अंदर नेचुरली एक वल्नरेबिलिटी रहता है बिकॉज दैट पर्सन इज एट रिस्क एंड प्री डिस्पोज टू दैट डिसऑर्डर। और जब ये पैथोजेनिक स्ट्रेसर और फैक्टर उसके आगे आ जाता है तो तब तो पूरा ही हो गया ना, वो प्री डिस्पोजिशन जो है वो डिसऑर्डर में तब्दील हो जाता है। सो फर्स्ट द पर्सन इज एट रिस्क एंड इफ ही और शी इज एक्सपोज टू दैट स्ट्रेसर, दैट प्री डिस्पोजिशन इवॉल्व्स इनटू द एक्चुअल साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर. So this was the diastasis stress model, and that's all for today's video. Next topics we'll be studying in the next video, so stay tuned. Thank you for watching. Please subscribe to my channel and give it a thumbs up if you like it.